वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को लॉन्च किया हुआ है। उसी में हम इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक को लेके आए हैं। आज हम लॉ ऑफ डिमांड इन डिफरेंस कर्व इस टॉपिक के ऊपर जो है इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को अटेंड करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ओके, तो अपने वीडियो लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एन इंडिविजुअल्स डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी टू बी कॉल्ड डिमांड। देखिए, हम डिमांड किसको कहेंगे, ठीक है ना। अगर एक इंसान की कोई डिज़ायर है वो डिमांड में कब बदलती है, सिंपली वो पूछा गया। तो हमारा ए ऑप्शन है, एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी, विलिंगनेस टू पे फॉर द कम्युनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी इन द मार्केट, या बोथ ए एंड डी। देखिए, एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी को पे करने की, कि क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको जो है ख़रीद सकते हैं। तो ये कंडीशन तो होती है। और साथ में विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना। एक डिज़ायर को डिमांड में बदलने के लिए एबिलिटी की भी ज़रूरत है और विलिंगनेस की भी ज़रूरत है। तो राइट आंसर आएगा डी। आगे बढ़ते हैं। द गिफन पैराडॉक्स ऑकर्स व्हेन द इनकम इफेक्ट इज। देखिए, गिफन पैराडॉक्स ऑकर कब होगा, जब इनकम इफेक्ट कैसा होगा। सिंपल सी बात है कि ये पूछ रहे हैं कि गिफन पैराडॉक्स कब कब ऑकर होगा। ठीक है ना। तो सिंपली ना इसके लिए हमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। एक गिफन पैराडॉक्स और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि अगर कोई कमोडिटी है उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अगर टी का डिमांड जो है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए। अब गिफन पैराडॉक्स क्या होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो मतलब गिवन पैराडॉक्स ये होता है कि इन्फीरियर प्रोडक्ट, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स का और इनकम का क्या होता है, वो नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ गई तो जो उसकी डिमांड है गिवन गुड्स के लिए वो कम हो जाएगी। तो गिवन पैराडॉक्स सिंपली क्या होता है कि ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना इसको नलीफाई कर देता है। यानी कि अगर गिवन अगर एक इंसान की जो है डिमांड, अपना डिमांड नहीं, इनकम बढ़ गई है, उसकी इनकम जो है बढ़ गई है, तो फिर वो गिवन प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, चाहे ही उसके कंपैरिजन में उसका अगर कोई सब्स्टिट्यूट जो है वो कितना ही मतलब मिल रहा होगा, सस्ता मिल रहा होगा या कुछ भी होगा, तो मतलब उसको उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, नेगेटिव एंड स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक तो ये नेगेटिव होता है, यानी कि इनकम और जो डिमांड है उसमें ये नेगेटिव है। अगर इनकम बढ़ गई तो डिमांड जो है वो कम होगी। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी ज़्यादा होता है कि सब्स्टिट्यूशन का फ़र्क नहीं पड़ता, इनकम बढ़ गई तो भाई हम जो है गिवन गुड नहीं लेंगे। इसका सिंपली ये मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ वेबलन गुड्स द डिमांड कर्व जनरली। देखिए, वेबलन गुड्स वो गुड होते हैं लग्जरी आइटम के, ठीक है ना। और जैसे जैसे उनका प्राइस बढ़ता है ना, उनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसमें ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ओके, तो इसमें जो डिमांड कब है वो क्या होती है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, इट्स हॉरिजेंटल, स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट, या फिर वर्टिकल। देखिए, इसमें है पॉजिटिव इफेक्ट, इन मतलब प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव इफेक्ट है, इस वजह से ये स्लोप अपवर्ड्स होती है। तो राइट आंसर आएगा सी, स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट टू द राइट कैन बी कास्ड बाय। देखिए, अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व यानी कि डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व जो है सपोज ऐसी है, इसमें शिफ्ट कैसे होगी, ठीक है ना। शिफ्ट कैसे होगी, वो भी राइट साइड में, ठीक है ना। वो किसकी वजह से होगी, उसका कारण क्या है। देखिए, मूवमेंट तो प्राइस की वजह से होती है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना कि जो डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है ना वो प्राइस की वजह से होती है। प्राइस बढ़ने से या प्राइस
कम होने से जो है मूवमेंट होगी डिमोड कर्व के ऊपर। लेकिन जो शिफ्ट है ना वो प्राइस के अलावा जो कोई और फैक्टर्स है ना उनसे रिलेटेड होता है, उनकी वजह से जो है शिफ्ट होगा। तो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जी नहीं, देखिए प्राइस का तो मूवमेंट से है, डिक्रीज इन द प्राइस, फिर प्राइस से तो किसमें है, मूवमेंट से है। एंड इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम, बिल्कुल, देखिए अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि फिर वो डिमांड जो है ज़्यादा करेगा। ओके, तो इसका ये मतलब है। सिंपली आप याद रखिए कि प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के लिए क्या होती है, शिफ्ट होती है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर टू गुड्स एक्स एंड वाई, इफ द प्राइस ऑफ वाई राइजेज एंड द डिमांड फॉर एक्स राइजेज, देन एक्स एंड वाई आर। देखिए सिंपल सी बात है, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है, एक्स और वाई क्या है, दो प्रोडक्ट है। अब वाई का जो प्राइस है वो बढ़ गया, वाई का प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से एक्स की डिमांड बढ़ गई। तो ये क्यों होता है, ये होगा सब्स्टिट्यूट, क्योंकि वाई की जगह लोग एक्स को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए वाई के प्राइस बढ़ने की वजह से एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये किसकी वजह से होगा, तो एक्स और वाई क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होगा। तो एक्स और वाई क्या होंगे, ये सब्स्टिट्यूट होंगे। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द लॉ ऑफ डिमांड इज देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। देखिए जो लॉ ऑफ डिमांड होता है ना ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज करेक्ट। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द नॉर्मल गुड्स, कि वो हमेशा नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होती है। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द गुड, वो हमेशा नेगेटिव होगी चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो। इट वर्क इन द सेम डायरेक्शन एज द इनकम इफेक्ट फॉर इन्फीरियर गुड, वो बिल्कुल उसी तरीके काम करती है जैसे इनकम इफेक्ट करता है इन्फीरियर गुड्स के लिए। वो क्या करता है कि जैसे इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। या डी, इट ओनली अप्लाइज टू गिवन गुड, या तो ये सिर्फ गिवन गुड को ही जो है उस पर ये इफेक्ट मतलब क्या करता है, अप्लाई होता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी नेचर का गुड क्यों ना हो, नॉर्मल हो, इन्फीरियर हो, गिफन हो, वेबनल हो, ठीक है ना, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, ये आपस में जो है क्या होगा, ये नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा कि मतलब एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज द डिमांड फॉर कार्स विल डिक्रीज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा कार की डिमांड जो है डिक्रीज होगी, वो क्यों होगी, क्योंकि ये जॉइंट डिमांड है। इनका दूसरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना, इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहा जाता है। लेकिन आप ये याद रखिए कि इनको सिंपली अगर आपको पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दूसरा क्या नाम होता है तो जॉइंट डिमांड होता है। तो राइट आंसर आएगा बी, जॉइंट डिमांड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए प्राइस इफेक्ट जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस सप्लाई इफेक्ट, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट प्लस यूटिलिटी इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट। देखिए जो प्राइस इफेक्ट होता है ना वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो राइट आंसर आएगा बी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, When the demand for a product is perfectly inelastic, a change in price will। देखिए अगर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, वो परफेक्टिकली मतलब परफेक्टली वो इन इलास्टिक है, यानी कि आप कोई भी चेंज कर लो प्राइस में, जो डिमांड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे कम करो ज़्यादा करो,
वो इफ़ेक्ट जो है उस पर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड पर। तो कौन सी सिचुएशन होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक की सिचुएशन होती है। तो इसमें क्या आएगा, काज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं बिल्कुल नहीं। काज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बिल्कुल। देखिए इन परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा कि कोई भी चेंज नहीं होगा क्वांटिटी डिमांडेड में, चाहे ही प्राइस बढ़ जाएगा या प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स बाय 10% एंड द टोटल आउटले यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखिए एक प्रोडक्ट है, एक्स लगा लो, उसकी जो प्राइस है वो कम हो गई, ठीक है ना, वो कम हो गई 10% से, जो है वो कम हो गई, ठीक है। लेकिन उस पर जितना एक बंदा खर्च करता था, यानी कि कोई चॉकलेट है वो 10 रुपए की थी, एक बंदा 5 चॉकलेट लेता था, ठीक है ना, बिल्कुल 5 चॉकलेट लेता था वो। अब उसकी जो डिमांड है 10% से कम हो गई, यानी कि अब वो चॉकलेट 9 रुपए की होगी। लेकिन वो जो बंदा है अपना खर्चा उतना ही रखता है, क्या रखता है, अपना खर्चा वो 50 रुपये ही मतलब जो पहले वो 50 की लेता था, 5 लेता था 50 की, अब भी वो 50 की ही ले रहा है। तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, उस वो मतलब क्या होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए वो इक्वल टू 1 होगी, वो इक्वल टू 1 होगी। अब आप बोलोगे कि भाई इक्वल टू 1 कैसे होगी। देखिए जितना प्राइस कम हुआ, यानी कि 10% जो प्राइस कम हुआ वो नलीफाई हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा उस एक्स्ट्रा पैसे से जो वो खर्च कर रहा है। यानी कि पहले अगर वो 5 ले रहा था, तो अब अगर प्राइस 9 रुपये हो गया तो वो 5 कितने के आएंगे, वो 45 रुपीज़ के आएंगे 5, ठीक है ना। लेकिन वो पूरे 50 खर्च कर रहा है, वो जो एक्स्ट्रा 5 रुपये खर्च कर रहा है वो नलीफाई कर रहा है उस इफेक्ट को, जो प्राइस जो कम हुआ है 10% से, ठीक है ना। तो इसके लिए वो क्या होगा, इक्वल टू 1 यानी कि यूनिटरी होगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड कॉफ़ी इज। देखिए जो क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है टी और कॉफ़ी के बीच में, वो क्या होगी, तो वो पॉजिटिव होगी, वो पॉजिटिव होगी। क्रॉस एलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा कि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की जो है डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर अ हाईली असेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइकली टू बी। देखिए अगर कोई बहुत असेंशियल जो है ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है ना, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा फिर भी उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो वो लो होती है, यानी कि इन इलास्टिक यानी कि लो होती है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को फिर भी वो लेनी ही होगी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन द गुड इज अ। देखिए अगर जो इनकम इलास्टिसिटी है डिमांड की वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो गुड क्या होगा, यानी कि अगर थोड़ा सा प्राइस कम करने से डिमांड में बहुत ज़्यादा जो है मतलब आपको क्या मिलेगा, बढ़ाव मिलेगा, वो 1% यानी कि इक्वल से ज़्यादा जो है डिमांड हो रही है, ठीक है ना। अगर 10% से हम प्राइस कम कर रहे हैं तो डिमांड शायद 30-40% से बढ़ रही है, तो वो कौन से केस में होगा, तो वो होगा नेसेसिटीज़ के केस में। किसके केस में होगा, नेसेसिटीज़ के केस में होगा। जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई, आपकी इनकम बढ़ी, आप ज़्यादा जो है डिमांड करोगे उस प्रोडक्ट की जो कि नेसेसिटी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी इज। यानी कि मिड पॉइंट जो है लीनियर डिमांड कर्व का, उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यानी कि सिंपल सी बात है, यह है डिमांड कर्व, ये मिड में, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ईपी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो राइट आंसर आएगा बी। तो राइट आंसर आएगा हमारा बी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, एक इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जी नहीं, देखिए इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे, यानी कि तभी आप जो है एक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे प्रोडक्ट में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको सेम रखना होता है। तो वो इसका राइट आंसर आएगा बी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज। देखिए जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, ठीक है ना, ऐसा होता है वो, हाँ, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, ये वो रेट होता है जिससे आपको एक प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा अगर आपको दूसरे प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटी को बढ़ाना है। समझ आई? तो इसका सिंपली मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, वाई इज एन इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए जो इनडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल सा ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो उसका ओरिजिन होता है वो कन्वेक्स होता है। क्या होता है? कन्वेक्स होता है, यानी कि वो ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको एक की बढ़ानी है तो दूसरे की उसको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट इधर बनेगा, एक तो पॉइंट इधर बनेगा, इस वजह से ये कन्वेक्स बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप टेक्निकलिटी में, क्योंकि शायद डायग्राम से मैं वैसे नहीं अगर बता पा रहा हूँ, आप इतना याद रखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो है इंडिफरेंस कर्व जो होती है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। किसकी वजह से? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द इंडिफरेंस कर्व विल बी। देखिए अगर दो प्रोडक्ट जो हैं वो परफेक्टली क्या है? सब्स्टिट्यूट हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, तो फिर इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होगी? तो वो फिर स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, यानी कि ऐसे। ठीक है ना, ये याद रखो कि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो क्या होगा? वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। अगर डिमिनिशिंग होगी तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी। और अगर इंक्रीजिंग होगी, मतलब कि अगर जो है मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशन की जगह इंक्रीजिंग होगी तो फिर वो कनकेव टू द ओरिजिन होती है। ये स्पेशल केस होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन खैर उसको हम अभी बाद में देखेंगे। पहले जितना बताया आप उसमें रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स। देखिए हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब है होता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना, क्या होता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ये क्या होता है? तो सिंपल सी एक बात है कि एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक ये है, जो ये वाली होगी ना, ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम वेयर। देखिए इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस होती है उसमें कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में कम होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी पार्ट होता है जहां पर उसको यूनिटरी मतलब कि फ़ायदा मिल रहा है, जितना मतलब वो खर्च कर रहा है उतना उसको फ़ायदा मिल रहा है। अगर वो 10 रुपये खर्च कर रहा है तो उसे 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, सिंपल सी बात है ये। तो ये सिचुएशन कब अराइज होती है? तो ये होती है जब मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें जो पी एक्स है, ठीक है ना, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो प्राइस ऑफ वाई के बराबर आ जाता है। ठीक है ना, तब क्या होता है? एक जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो राइट आंसर आएगा सी। ओके, तो राइट आंसर सी होता है, ये भी याद रखना। तो राइट आंसर होता है सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ टू गुड्स आर परफेक्ट कंप्लीमेंट्स। कंप्लीमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि लेफ्ट शू और राइट शू, एक के बिना दूसरा बेकार है, और ये परफेक्ट कंप्लीमेंट्स हैं। तब आईसी कर्व क्या होगी? तो देखिए सिंपली, तब आईसी कर्व जो है वो एल शेप्ड होगी। क्या होगी? तब वो एल शेप्ड होगी। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व की इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसी कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसी स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, ये भी ठीक है, वो डाउनवर्ड स्लोप होती है राइट की ओर। ऐसी कर्व आर कनकेव टू द ओरिजिन, देखिए नहीं, वो कनकेव नहीं, वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, द बजट लाइन शिफ्ट पैरेलल टू द राइट व्हेन। देखिए बजट लाइन जो है वो शिफ्ट होगी पैरेलल टू द राइट, राइट की तरफ, ठीक है ना, किसकी तरफ, वो राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट होगी। वो कब होगी, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। कब होगी, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। तो ये भी याद रखना, रट लो अगर नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच टू यूटिलिटी। देखिए जो इनडिफरेंस कर्व है वो कौन सी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, तो वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर है। ऑर्डिनल का मतलब होता है हम ऑर्डर देते हैं, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड या एक्सीलेंट, गुड, ठीक है ना। और कार्डिनल होता है जिसमें हम नंबर देते हैं 1 2 3, मतलब समझ रहे। तो 25 का राइट आंसर आएगा बी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। जितने भी गिवन गुड्स हैं वो सारे इंफीरियर गुड्स हैं। और स्टेटमेंट 2 है, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड। जितने भी इंफीरियर गुड्स हैं वो सब जो हैं क्या हैं, गिवन गुड्स हैं। तो देखिए स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है कि जितने भी गिवन गुड होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे इन्फीरियर गुड जो हैं वो गिवन गुड्स नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 है असर्शन और रीजनिंग के ऊपर। तो क्वेश्चन पहली हमारी स्टेटमेंट है, टू इनडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट। जो इनडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये तो बिल्कुल ठीक है। ईच इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए वो इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि हर एक जो इनडिफरेंस कर्व होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन। जितना हायर होगा इनडिफरेंस कर्व उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। तो राइट आंसर आएगा A, ठीक है। तो हमारा 27 का राइट आंसर है A। 28 की ओर बढ़ते हैं। If the marginal rate of substitution is increasing the indifference curve would be। देखिए अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीजिंग है, मैंने पहले बता दिया, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इंक्रीजिंग होगा तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कनकेव होगी, ठीक है ना। स्पेशल केस होता है, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ना वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से कन्वेक्स टू द ओरिजिन वो कर्व बनती है। अच्छा वो अब ये एक छोटी सी बात है कि ये बड़ा स्पेशल केस होता है, लेकिन वो कनकेव टू द ओरिजिन कब हो सकती है, जब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्ट गिव अप करना चाहते हो किसी और प्रोडक्ट के लिए। क्या, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्ट को गिव अप करना चाहते हो, यानी कि एक्स और वाई दो प्रोडक्ट हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्स को जो है गिव अप करना चाहते हो वाई के लिए, ठीक है ना। तो उस केस में जो है क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए जब प्राइस ऑफ गुड, किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो रियल इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा पैसा है खर्च करने को, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अब उसके पास ज़्यादा पैसा है। अगर आपकी इनकम 10, मतलब सपोज आपके पास 10 रुपये हैं और अगर आप पहले कोई चीज़ 8 रुपये की लेते थे, अब वो 6 रुपये की हो गई है, तो अब इन हैंड रियल इनकम आपके पास कितनी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले आपके पास अगर सिर्फ 2 रुपये बचते थे, आपके पास 4 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द इनकम इफेक्ट फॉर एन इन्फीरियर गुड। देखिए इन्फीरियर गुड के लिए इनकम इफेक्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि जैसे ही बंदे की इनकम जो है वो बढ़ गई, वैसे ही उसकी इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है,
इसमें इनकम इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। देखिए वही वही मैं कह रहा हूँ ना, नेगेटिव होता है। जैसे इनकम बढ़ गई ना, इनकम बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, तो ये नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव थोड़ी हुआ। पॉजिटिव होता अगर इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती, तो इनकम जो है वो बढ़ गई लेकिन डिमांड जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा इसका बी, इसका राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो राइट आंसर है बी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट में फिर से आपके लिए एक अच्छा सा जो है टॉपिक ला सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।